हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल के ऊपर। आज हम करेंगे मिरेकल सीरीज़ क्लास 11th के डे 19 की शुरुआत। मिरेकल सीरीज़ के अंदर हम लोग 45 डेज़ के अंदर पूरा 11th का सिलेबस आपका ख़त्म करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे एवरीथिंग अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। नॉर्मली ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक के तौर पे पेश किया जाता है। आज का वीडियो देखने के बाद में आपको पता चलेगा कि ये सबसे आसान टॉपिक्स में से एक है। एंड इन जनरल हम मोशन इन प्लेन के बारे में भी बात करेंगे। हमारी इस सीरीज़ का जो टारगेट है वो है आपका फिज़िक्स का डर दूर करना, क्योंकि उस डर को एक बार मैंने दूर कर दिया तो आप कोई सा भी एग्ज़ाम फोड़ सकते हो, भले ही वो बोर्ड्स का एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो या फिर जेई का एग्ज़ाम हो। तो आपको इसको किस एग्ज़ाम के लिए यूज़ करना है वो आपको डिसाइड करना है। मेरा काम है आपका फिज़िक्स का डर दूर करना, और वो मैं इस सीरीज़ के थ्रू दूर कर दूंगा, ये कन्फर्म है। राइट, शुरुआत करते हैं। देखो, जब अपन मोशन इन प्लेन के बारे में बात करते हैं ना, तो एक बहुत ही सिंपल सा रूल हमें ध्यान में रखना है। क्या कहता है ये रूल? You should divide motion in x और y direction and use vectors if you can। तो आप क्या करो, मोशन किसी भी डायरेक्शन में हो रही हो उसको दो डायरेक्शंस के अंदर डिवाइड कर लो, x डायरेक्शन और y डायरेक्शन, और वेक्टर्स का यूज़ कर लो ताकि आपका काम जो है वो आसान हो जाए। आप सेम इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हो जो आपने रेक्टिलिनियर मोशन के लिए स्टडी करी है। एक खास बात आप ध्यान रखना है कि रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर एक्सेलरेशन का मतलब हमें हमेशा ऐसा लगता है कि यार वेलोसिटी को इंक्रीज़ करने वाली कोई चीज़ है। रिटार्डेशन का मतलब हमें लगता है वेलोसिटी को डिक्रीज़ करने वाली चीज़ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर दो ही चीज़ें पॉसिबल है, या तो आपका एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा यानी कि वेलोसिटी को इंक्रीज़ करेगा, या फिर आपका एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, उसको रिटार्ड करेगा, इसीलिए उसको अपन रिटार्डेशन कहेंगे। तो रेक्टिलिनियर मोशन के केस में तो हमारा काम प्लस माइनस से चल जाता है। एक्सेलरेशन होता है तो हम पॉजिटिव लिखते हैं, रिटार्डेशन होता है तो हम नेगेटिव लिखते हैं। बट जब आप एक प्लेन के अंदर होने वाली मोशन के बारे में बात कर रहे हो तो फिर आप एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में कोई सा भी एंगल देख सकते हो, यानी कि वहाँ पे फिर दिमाग के अंदर वो जो सेंस बना हुआ है ना कि एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी को इंक्रीज़ करना या डिक्रीज़ करना, वो आपको हटाना पड़ेगा। इनफैक्ट एक्सेलरेशन होते हुए भी आपकी स्पीड के ऊपर हो सकता है कोई फ़र्क ना पड़े। जैसे सर्कुलर मोशन में आपकी स्पीड जो है वो सेम रहती है, बट स्टिल जो आपका एक्सेलरेशन प्रेजेंट होता है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करने का काम करता है। तो जो एक्सेलरेशन की ओरिजिनल डेफिनेशन है ना, वो आपको प्लेन के अंदर होने वाली मोशन के अंदर नजर आएगी। सो इन मोशन इन प्लेन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी कैन हैव एनी एंगल बिटवीन देम। राइट, सर्कुलर मोशन का एग्जांपल रखना, इवन पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है, स्टिल उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। वो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होता है, उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में और ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोस के अंदर, बट एज अ फैक्ट आप ध्यान रख लेना इसको अभी के लिए, ठीक है ना। तो जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो मान लो हमारी वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। अब हमें इसको स्टडी करना है, एक्सेलरेशन भी किसी और डायरेक्शन के अंदर हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको अपन एक्स कंपोनेंट बोलते हैं एंड वर्टिकल कंपोनेंट जिसको अपन वाई कंपोनेंट बोलते हैं। और भी कोई दो डायरेक्शन के अंदर आप डिवाइड कर सकते हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, बट नॉर्मली हम एक्स और वाई डायरेक्शन के अंदर ही डिवाइड करते हैं। यहाँ पे डिवाइड करते टाइम पे ध्यान रखना कि जिस डायरेक्शन में आपको एंगल पता होता है उस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट हमेशा कॉस कॉम्पोनेंट होता है, यानी कि इस डायरेक्शन के अंदर थीटा एंगल पर जो कॉम्पोनेंट होगा वो पक्का वी कॉस थीटा होगा, और दूसरी तरफ जो कंपोनेंट होगा वो पक्का क्या हो जाएगा, v sin थीटा हो जाएगा। ये कंपोनेंट्स में डिवाइड करने के तौर पर इस रूल को आप यूज़ कर सकते हो आसानी से। राइट, सिमिलरली वी कैन ऑल्सो डिवाइड एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, मतलब जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ है उनको आप इसी तरीके से एक्स वाई डायरेक्शन के अंदर डिवाइड कर सकते हो, और अलग अलग डायरेक्शन के अंदर आप उनको अलग अलग स्टडी कर सकते हो और फिर उनको आपस में कंबाइन कर सकते हो। तो बस अगर ये सिंपल सा रूल आप ध्यान रख लोगे तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर कोई क्वांटिटी एक्स डायरेक्शन के अंदर है कोई दिक्कत नहीं है, वाई डायरेक्शन के अंदर है कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर किसी और डायरेक्शन के अंदर है तो आपको उसके कॉम्पोनेंट्स लेने हैं एक्स और वाई डायरेक्शन के अंदर और अलग अलग उनको स्टडी करना है। अब देखो, इसका जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ना वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब भी बेसिकली मोशन अंडर ग्रेविटी ही होता है। ये तो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है, बट पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था रेक्टिलिनियर मोशन अंडर ग्रेविटी। हमने बॉल को या तो वर्टिकली अप डायरेक्शन में फेंका था या वर्टिकली डाउन डायरेक्शन के अंदर ड्रॉप करवाया था। नाउ लेट्स थ्रो समथिंग एट सम एंगल। अब की बार हम वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर नहीं, किसी एंगल के ऊपर थ्रो करते हैं। तो हमने क्या करा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाती हुई जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के अंदर किसी बॉल को u वेलोसिटी से थ्रो किया।
अब आपका रूल यहाँ पर काम करता हुआ नज़र आएगा कि ये जो वेलोसिटी है ना एक्स डायरेक्शन के अंदर है ना वाई डायरेक्शन के अंदर है, तो हम इसके दो कंपोनेंट्स ले लेंगे। तो हमने इसका थीटा डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट ले लिया, दैट इज़ यू कॉस थीटा, ये हो गया हमारा एक्स कंपोनेंट। और हमने इसका दूसरी वाली डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट ले लिया, दैट इज़ यू साइन थीटा, ये हो गया इसका वाई कंपोनेंट। अब हम एक्स डायरेक्शन के अंदर होने वाली मोशन को अलग से स्टडी करेंगे और वाई डायरेक्शन के अंदर होने वाली मोशन को अलग से स्टडी करेंगे। अब वाई डायरेक्शन के अंदर जो मोशन हो रही है ना, ये एक तरीके से वही मोशन है जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, बस अब की बार आपने क्या करा, किसी ऑब्जेक्ट को u साइन थीटा वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर थ्रो किया है। तो सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि वो y डायरेक्शन के अंदर मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा, उसको हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, या उसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। इनफैक्ट जो फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे वो एज इट इज़ हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार इनकी डेरिवेशन देख लेते हैं फटाफट से। तो अगर हम केवल और केवल y डायरेक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स हैं उनको स्टडी करेंगे तो देखो क्या क्या चीज़ें हमें मिल जाएगी। तो हमारी जो ओवरऑल वेलोसिटी है, अगर उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वो हो जाएगी यू एक्स आई कैप यू वाई जे कैप। यहाँ पर यू एक्स का मतलब है यू कॉस थीटा और यू वाई का मतलब है यू साइन थीटा। नाउ अगर हमारी इनिशियल वेलोसिटी की बात करें वाई डायरेक्शन के अंदर तो वो कितनी है, यू वाई यानी कि यू साइन थीटा, अपवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए हमने इसको पॉजिटिव लिया है। और हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, मतलब ये टॉप मोस्ट पॉइंट तक जब पहुंचेगी तो वाई डायरेक्शन के अंदर ये कितनी हाइट अचीव कर चुकी होगी, ये हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये हमने एच मैक्स के इक्वल मान लिया, क्योंकि ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव एच मैक्स ले लिया, ये हमें फाइंड आउट करनी है कितनी होगी। हमारा जो एक्सेलरेशन है वो तो केवल और केवल वाई डायरेक्शन के अंदर ही है और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस जी। आपको एक्सेलरेशन को ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन सिर्फ वाई डायरेक्शन के अंदर है, उसके कॉम्पोनेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। और वाई डायरेक्शन के अंदर टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, जीरो। अब यहाँ पे ध्यान रखना, आपकी ओवरऑल वेलोसिटी जीरो नहीं है, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, अभी आप वाई डायरेक्शन की मोशन को स्टडी कर रहे हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ वाई कंपोनेंट जो है वो जीरो है। अब हमें u मिल गया, s हमें फाइंड आउट करना है, a मिल गया और vy मिल गया, तो हम कौन सी वाली इक्वेशन लगा सकते हैं, थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं। तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन वी कैन इजीली फाइंड आउट दैट जीरो स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, नेगेटिव साइन इसकी वजह से आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन टाइम्स डिस्टेंस। तो यहाँ से हमें एच मैक्स की वैल्यू पता पड़ जाएगी, यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g के इक्वल होगी। आप ये वाला फॉर्मूला भी ध्यान रख सकते हो, और यू वाई की जगह आप यू साइन थीटा रखोगे तो आप ये वाला फॉर्मूला भी ध्यान रख सकते हो। अगर आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल दिया जाए, मतलब u और थीटा दिया जाए, तब तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। और अगर आपको वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दे दी जाए, अब आपको थीटा नहीं दिया जाएगा, तो आप डायरेक्ट क्या चीज़ यूज़ कर लोगे, यू वाई यूज़ कर लोगे, जो जे कैप का कॉम्पोनेंट है, ख़त्म। तो दोनों फॉर्मूलाज आपको ध्यान में रखने हैं। और आपसे क्या पूछा जा सकता है, अगेन देखो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास में है वाई डायरेक्शन के अंदर, अब की बार हमें टाइम निकालना है कि हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव जी हो जाएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हो गई, तो अब की बार हम फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी माइनस जी टाइम्स टी एच के इक्वल हो जाएगी। तो टी एच की वैल्यू हो जाएगी यू वाई अपॉन जी। दोनों तरीके से ध्यान रख सकते हो, वेक्टर फॉर्म में दिया जाएगा तो यू वाई अपॉन जी ध्यान रख लेना, और अगर u और थीटा दिया जाएगा तो आप क्या ध्यान रख लोगे, u साइन थीटा अपॉन जी, बिकॉज यू वाई इज नथिंग बट u साइन थीटा। अब हमारा जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो जितना टाइम हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में लगेगा उतना का उतना ही टाइम वापस से ग्राउंड तक आने में लगेगा। तो हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो ट्वाइस ऑफ टी एच हो जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है उसका जस्ट डबल, यानी कि ट्वाइस ऑफ यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, या फिर ट्वाइस ऑफ यू वाई अपॉन जी। फॉर्मूलाज आपको दोनों तरीके से ध्यान में रखने हैं, किसी भी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। ठीक है, तो दो चीज़ें हमारे पास में आ गई, मैक्सिमम हाइट आ गई, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब अपन एक्स डायरेक्शन के अंदर होने वाली मोशन को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन के रिजल्ट अपन करेक्ट कर लेते हैं एक बार के लिए। तो वाई डायरेक्शन में आपको या तो एच मैक्स पूछा जा सकता है, फॉर्मूलाज आपको दोनों याद रखने हैं, या फिर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जा सकता है, फॉर्मूलाज आपको दोनों ध्यान रखने हैं। आई होप ये फॉर्मूलाज पहले से पता होंगे, नहीं पता तो अब इनको ध्यान रख लेना। कैसे आए वो भी मैंने आपको बता दिया, राइट। अब अपन बात करते हैं एक्स डायरेक्शन के अंदर होने वाली मोशन के बारे में। अब नोटिस करो, एक्स डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी आपको पता है, इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा, और मैंने बताया कि एक्सेलरेशन जो है वो केवल और केवल वाई डायरेक्शन के अंदर है। सो देयर इज नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन।
तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी के ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। इस पॉइंट पर भी वेलोसिटी u cos थीटा रहेगी, इस पॉइंट पर भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा रहेगा, इस पॉइंट पर भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा रहेगा, इस पॉइंट पर भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा रहेगा। इनफैक्ट वापस से ग्राउंड से टकराएगी तो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज़ नो एक्सेलरेशन। तो हमारा काम बहुत आसान हो गया। इफ़ देयर इज़ नो एक्सेलरेशन देन जो डिस्टेंस है आपने फेंका और फेंकने के बाद में जो ग्राउंड से टकराया, इस दौरान कितना टाइम लगा वो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इतने टाइम में जो x कंपोनेंट है वो कितनी दूर ले जाएगा आपके पत्थर को, वो हम कैसे निकालेंगे? x डायरेक्शन के अंदर जो स्पीड है उसको अपन टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ux को टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2uy अपॉन g से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी रेंज आ जाएगी, दैट इज़ 2ux uy अपॉन g। ux की जगह आप u साइन थीटा रख सकते हो, uy की जगह आप u cos थीटा रख सकते हो, और ऑल सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। ये आपका रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा। फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपको फॉर्मूला इस फॉर्म में भी याद रखना है और आपको फॉर्मूला इस फॉर्म में भी याद रखना है। पता है ना, वेक्टर फॉर्म में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और थीटा और मैग्नीट्यूड दिया जाएगा तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 3 चीज़ें हमारे पास में आ चुकी हैं। अब थोड़ी सी एडवांस चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो हमें पता पड़ गया कि हमारा रेंज इतना होगा। अब आपसे पूछा जा सकता है कि अगर सेम स्पीड के साथ में अलग अलग डायरेक्शन के अंदर फेंका जाए, अलग अलग एंगल्स के ऊपर फेंका जाए, तो रेंज कितनी होगी? तो अलग अलग एंगल पर रेंज अलग होगी, क्योंकि थीटा की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए साइन 2 थीटा की वैल्यूज़ भी अलग अलग आएगी। किस एंगल पर रेंज मैक्सिमम होगी? तो उस एंगल पर जिस पे साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि बाकी दोनों चीज़ें तो कांस्टेंट है, उस एंगल पर आपकी रेंज मैक्सिमम हो जाएगी। अब साइन 2 थीटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। कब होती है? जब एंगल जो है वो कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, मतलब 2 थीटा हो जाए आपका 90 डिग्री, इसका मतलब थीटा हो जाए आपका कितना, 45 डिग्री। तो अब हमें पता पड़ गया कि अगर हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए किसी पत्थर को फेंका जाएगा तो वो मैक्सिमम रेंज अचीव करेगा फॉर दैट पर्टिकुलर स्पीड। सो रेंज विल बी मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। कितनी होगी मैक्सिमम रेंज? साइन 2 थीटा की जगह क्या रख दो, 1 रख दो, तो बचेगी u स्क्वायर अपॉन g। ये हमारी मैक्सिमम रेंज की वैल्यू हो जाएगी। ये भी हमें ध्यान में रख लेना है। और क्या पूछा जा सकता है? हमसे पूछा जा सकता है कि अगर किसी पत्थर को थीटा एंगल पर फेंका जाए और 90 माइनस थीटा एंगल पर फेंका जाए, जैसे 30 पर फेंका जाए और 60 पर फेंका जाए, 37 पर फेंका जाए और 53 पर फेंका जाए, है ना, मतलब ऐसे दो एंगल्स पर जिनका सम 90 डिग्री है। जैसे 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा, दोनों का सम करोगे तो आपको कितना दिखाई देगा, 90 डिग्री दिखाई देगा। तो कोई भी कॉम्बिनेशन दिया जा सकता है, 15 75 दिया जा सकता है, 30 60 दिया जा सकता है, 53 37 दिया जा सकता है ना, या 45 माइनस थीटा 45 प्लस थीटा दिया जा सकता है। इन सभी केसेस में जो पेयर का सम है वो 90 डिग्री है। तो ऐसे केसेस में आपकी रेंज जो होती है ना वो सेम होती है, ठीक है। तो आपकी जो रेंज होती है वो सेम होती है। कैसे पता चला यार? आप रख के देख लो। रेंज का फॉर्मूला है r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। ये तो थीटा एंगल पर है। 90 माइनस थीटा के ऊपर रेंज की वैल्यू कितनी होगी, निकाल लो। r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ट्वाइस ऑफ 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय g। अब देखो इसको अपन लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। और साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा जो होता है वो बेसिकली साइन 2 थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो थीटा पर फेंको या 90 माइनस थीटा पर फेंको, रेंज की वैल्यू हमेशा सेम होगी। एज ए फैक्ट आप इसको ध्यान रख सकते हो। कोई पूछे कि बताओ मैक्सिमम हाइट और रेंज के अंदर रिलेशन क्या होगा, तो मैक्सिमम हाइट तो हुआ करती थी आपकी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, और रेंज होती थी आपकी यू स्क्वायर ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, मैंने साइन 2 थीटा को एक्सपेंड कर लिया, डिवाइडेड बाय g। तो इसमें आपको यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन g दिख रहा है, साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g, और बच जाएगा 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और जब आप ओवरऑल मैनिपुलेट करोगे ना, तो आप क्या करो, यहाँ पर इसको साइन थीटा से ऊपर और साइन थीटा से नीचे मल्टीप्लाई कर लो।
तो रेंज आपका बन जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी, ठीक है, टाइम्स कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, दैट इज ट्वाइस ऑफ कॉट थीटा। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 टाइम्स कॉट थीटा हो जाएगा, 2 से ऊपर कर दिया तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब ये चीज़ किसके बराबर है, h के बराबर है, तो r अपॉन h जो है वो 4 टाइम्स कॉट थीटा के इक्वल है। और इसको थोड़ा सा आप रीअरेंज करोगे तो आप ये रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो कि जो मैक्सिमम हाइट होती है वो हमेशा रेंज डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स टेन थीटा के इक्वल होती है। यानी कि जब आप थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के ऊपर मैक्सिमम रेंज अचीव करते हो तो आपकी हाइट की वैल्यू कितनी हो जाती है, सिंपली r डिवाइडेड बाय 4। और मैक्सिमम रेंज कितनी होती है, यू स्क्वायर अपॉन जी, अभी देखा था। तो मैक्सिमम हाइट उस कंडीशन में जो होगी वो कितनी हो जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन 4g हो जाएगी। तो यार ये जो छोटे छोटे रिजल्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्ट सवाल के तौर पर पूछे जाते हैं। डायरेक्ट आपको आंसर लगाना टिक करना पड़ेगा, बाकी और इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं सबको एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं हमारी ट्रेजेक्टरी के बारे में। ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है इस पार्टिकल के द्वारा एक्चुअल में जो पाथ ट्रेवर्स किया जा रहा है उसकी शेप। तो इस शेप को अपन बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। तो हमारी जो पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी है प्रोजेक्टाइल मोशन की, उसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैथमेटिकली ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है द रिलेशन बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। नाउ यू हैव एक्स कोऑर्डिनेट इन फॉर्म ऑफ टाइम, यू हैव वाई कोऑर्डिनेट इन फॉर्म ऑफ टाइम। कोई आपसे पूछे कि बताओ ये वाला जो पॉइंट है इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो ये आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे, और वाई डायरेक्शन में वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करोगे क्योंकि वहाँ पर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट एट सम टाइम टी, किसी भी जनरल टाइम टी पर हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा, सिंपली यू एक्स मल्टीप्लाइड बाई टी, दैट इज यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी। उसी टाइम पर हमारा वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पे वाई डायरेक्शन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी यू वाई है मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यू आई की जगह आप चाहो तो यू साइन थीटा भी रख सकते हो। तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा यू साइन थीटा टाइम्स टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर आप ओवरऑल पोजीशन वेक्टर लिखना चाहते हो तो आप वेक्टर की फॉर्म में लिख दोगे, तो आपका ओवरऑल पोजीशन वेक्टर हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट टाइम्स आई कैप एंड वाई कोऑर्डिनेट टाइम्स जे कैप। नोटिस करो यहाँ पर आपने एक्स कोऑर्डिनेट को टाइम की फॉर्म में, वाई कोऑर्डिनेट को टाइम की फॉर्म में लिखा है। अब आपको क्या करना है, टाइम को एलिमिनेट करना है ताकि एक्स और वाई को आपस में रिलेट किया जा सके। तो आप क्या करोगे, यहाँ से टाइम की वैल्यू उठाओगे, कितनी हो जाएगी, एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय यू कॉस थीटा, और इसको उठा के आप कहाँ डाल दोगे, यहाँ पर डाल दोगे इस इक्वेशन में टाइम की जगह पर। तो आपको अपने आप ही वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। कितना होगा, y इज इक्वस टू यू वाई की जगह आप लिख सकते हो यू साइन थीटा टाइम्स टी की जगह अपन लिख सकते हैं एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक है, माइनस हाफ जी, टी की जगह अपन लिख सकते हैं एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे u से तो u कैंसिल आउट हो जाएगा, ओवरऑल बचेगा x टेन थीटा। तो देखो हमारा जो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन है x और y के बीच का रिलेशन है वो हमें मिल गया, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को अपन बोलते हैं ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमें मिल गई, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर theta. This is the relation between x coordinate and y coordinate, and this particular equation is called trajectory equation. This equation is a quadratic equation, and quadratic equation का जो ग्राफ होता है वो हमेशा पैराबोलिक ग्राफ होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ना, अगर वो पॉजिटिव होता है तो पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ होता है, और अगर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है तो पैराबोला का मुंह नीचे की तरफ होता है। तो यहाँ पे आप देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको कैसा नज़र आ रहा है, नेगेटिव। इसका मतलब हमारा ग्राफ पैराबोलिक होगा और उसका मुंह जो होगा, उसकी जो ओपनिंग होगी वो नीचे की तरफ होगी, मतलब हमें ऐसी शेप दिखाई देगी। वैसे दिखाई देती है, हमने मैथमेटिक्स के थ्रू भी इसको देखना चालू कर दिया। ये जो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन है ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप याद करना चाहते हो तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स अपॉन आर।
आर यहाँ पर आपका रेंज है, रेंज इज नथिंग बट यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यहाँ से जब आप एक्स टेन थीटा को कॉमन ले लोगे ना और थोड़ा सा मैनिपुलेट करोगे अपने फॉर्मूला को, तो आपको ये वाली फॉर्म बनती हुई दिखाई देगी। आपको डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट इस फॉर्म को याद रख सकते हो। उसको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से, राइट। नाउ कोई पूछे कि किसी भी टाइम पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपन क्या करेंगे, वही एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे वेलोसिटी का, वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट निकालना तो बहुत आसान है, मैंने आपको बताया था किसी भी टाइम पर एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहता है। तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट तो हमेशा क्या रहेगा, यू एक्स रहेगा। कितना रहेगा, यू कॉस थीटा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर टी को हटा लो, एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा आपका, यू एक्स के बराबर ही रहेगा। क्यों, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होता ही नहीं है। और अगर अपन वाई कोऑर्डिनेट की बात करें, वाई कंपोनेंट की बात करें वेलोसिटी के, तो अपन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हो गया माइनस जी, टाइम हो गया आपका टी। यू आई की जगह आप यू साइन थीटा माइनस जी टी भी रख सकते हो। ओवरऑल वेलोसिटी को अगर आप वेक्टर की फॉर्म में लिखो तो ओवरऑल वेलोसिटी हो जाएगी एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी टाइम्स आई कैप एंड वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी टाइम्स जे कैप। एज इट इज़ ये चीज़ें आपके क्वेश्चंस के अंदर यूज़ आएगी, आपको इनको ध्यान रखना है। हर चीज़ कैसे आ रही है वो मैं बता रहा हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान में रखने हैं। उनको कैसे अप्लाई करना है वो आपको ध्यान में रखना है, वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ तो अपनों ने ग्राउंड से फेंका है किसी को अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, किसी एंगल के ऊपर। अपन ऑलरेडी किसी हाइट के ऊपर है और वहाँ से अपन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर फेंकते हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल हुआ, क्योंकि हमारी वेलोसिटी हमें एक्स डायरेक्शन के अंदर दे रखी है। बट नोटिस करो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, इसलिए ये मोशन इन प्लेन का एग्जाम्पल होगा। ना तो वो एक्सेलरेशन इसकी स्पीड को कम करेगा ना ज़्यादा करेगा। इनफैक्ट ये जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है ना, वो तो किसी भी पॉइंट पर चले जाओ हमेशा आपको क्या दिखाई देगी, यू ही दिखाई देगी। यहाँ पर चले जाओगे तो भी कितनी दिखाई देगी, यू ही दिखाई देगी। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं है, एक्सेलरेशन प्रेजेंट है वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में शुरुआत में आपकी वेलोसिटी जीरो थी, बट क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रेजेंट है तो आपकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। बढ़ते 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 यहाँ पे देखोगे आपकी वेलोसिटी हो जाएगी √2gh। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जब आप किसी चीज़ को h हाइट से ड्रॉप करते हो तो ज़मीन से टकराते समय उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, √2gh होती है। हमने रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर पढ़ा था ये रिजल्ट, डायरेक्ट हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें कोई पूछ सकता है कि बताओ आपके इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से जाके टकराने में कितना टाइम लगेगा। तो हम जब किसी चीज़ को ड्रॉप करते हैं h हाइट से, तो अगर y डायरेक्शन के अंदर मोशन को एनालाइज करेंगे तो उसको ज़मीन से जाके टकराने में कितना टाइम लगेगा, √2h/g। अपनों ने रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर इसको डिराइव किया था, यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। तो टाइम कितना लगेगा हमारा, √2h/g। इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। और इतने टाइम में आपका जो x कंपोनेंट है वो कितनी दूर ले जाएगा पत्थर को। तो अगर आपको हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है तो आप क्या करो, x कंपोनेंट में जो स्पीड है उसको सिंपली टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, जैसा हमने पिछले वाले केस के अंदर करा था। तो आपकी रेंज आ जाएगी u टाइम्स √2h/g। तो अगर आपको h दिया हुआ हो और u दिया हुआ हो तो आप टाइम भी निकाल सकते हो, कितने टाइम बाद में जाके टकराएगा, और आप हॉरिजॉन्टल रेंज भी निकाल सकते हो। तो नॉर्मली वो बंदूक और उससे गोली वाला जो क्वेश्चन है ना, वो आपसे अक्सर पूछा जाता है। अब ध्यान रखना, एक तो आप किसी चीज़ को ड्रॉप कर रहे हो और एक आप बंदूक से गोली चला रहे हो। आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ दोनों को ज़मीन से जाके टकराने में कितना टाइम लगेगा। नोटिस करो दोनों की वाई डायरेक्शन के अंदर जो मोशन हो रही है वो सेम है। जिसको आप ड्रॉप कर रहे हो उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है वाई डायरेक्शन के अंदर, उसके ऊपर भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जो आप गोली चला रहे हो उसकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, बट वाई डायरेक्शन का हालचाल सेम है। वाई डायरेक्शन में उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, वाई डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो केवल और केवल वाई डायरेक्शन को आप ध्यान में रखोगे तो दीज टू केसेस आर सिमिलर। दैट्स वाई टाइम जो लगने वाला है, क्योंकि टाइम हमेशा वाई डायरेक्शन का पैरामीटर होता है, तो वो भी दोनों के लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है, जिस टाइम पे गोली बाहर निकलती है उसी टाइम पे उसका जो शेल है, खोखा जो है, वो गिरना स्टार्ट करता है। तो बताओ पहले गोली जाके ज़मीन से टकराएगी या खोखा जाके ज़मीन से टकराएगा। अब आपके पास में आंसर है, दोनों सेम टाइम पर जाके टकराएंगे, क्योंकि दोनों की वाई डायरेक्शन के अंदर होने वाली मोशन एग्जैक्टली सेम है। हमसे और क्या पूछा जा सकता है, इस केस में हमसे ट्रेजेक्टरी पूछी जा सकती है। अगेन पैराबोलिक पाथ होगा, बट आधा पैराबोला बन रहा है, आधा तो आप खाई गए। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट किसी भी टाइम पे कितना हो जाएगा, u टाइम्स t हो जाएगा। दैट इज सिंपली एक्स कोऑर्डिनेट, दैट इज u टाइम्स t।
यू आपका कभी चेंज होने वाला है नहीं। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो अगर अपन ओरिजिन यहाँ पर मानते हैं, इस पॉइंट पर अगर अपन ओरिजिन मानते हैं, तो हम पक्का वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो नेगेटिव होगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव हाफ जी टी स्क्वायर। हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करी है, इनिशियल पोजीशन 0 है, फाइनल पोजीशन हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं या डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यू वाई टाइम्स टी 0 हो जाएगा, तो सिंपली बचेगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये आपका वाई कोऑर्डिनेट हो गया। अगर आप ओवरऑल पोजीशन वेक्टर लिखना चाहते हो तो इसके साथ आई कैप चिपका देना और इसके साथ जे कैप चिपका देना, तो आपका आर वेक्टर आ जाएगा यू टाइम्स टी टाइम्स आई कैप, एंड पॉजिटिव नहीं आएगा, आर वेक्टर आ जाएगा आपका यू टाइम्स टी टाइम्स आई कैप माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। ठीक है। सिमिलरली अगर अपन वेलोसिटी के बारे में बात करें तो एक्स कंपोनेंट में तो वेलोसिटी हमेशा कितनी है u, और y डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी माइनस जी टी। हम फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन के अंदर 0 है, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। एक्सेलरेशन आपका माइनस जी है तो उससे अपन निकाल लेंगे माइनस जी टी। वेक्टर फॉर्म में ओवरऑल वेलोसिटी लिखोगे तो यू आई माइनस जी टी टाइम्स जी कैप हो जाएगा। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, तो यहाँ पे भी अगर आप y को x से रिलेट करोगे तो यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाल लेना, दैट इज़ नथिंग बट x अपॉन यू, और ये उठा के यहाँ पे रख देना, तो y आ जाएगा आपका माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ये आपकी ट्रेजेक्टरी इक्वेशन हो जाएगी। अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो पैराबोला का जो मुंह होगा वो नीचे की तरफ होगा, ओपनिंग जो होगी नीचे की तरफ होगी। तो ये सब सारे के सारे रिजल्ट्स जो है वो हमें पता होने चाहिए। देखो डायरेक्ट पता होंगे तो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं उनको एक बार रिविजिट करने की कोशिश करते हैं, और आपके सारे के सारे हथियार आपने संभाल के रख लिए तो आप देखना क्वेश्चंस कितने आसान हो जाएंगे। देखना पहला क्वेश्चन देखो, अ शेल इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड्स विथ अ वेलोसिटी v1 फ्रॉम द डेक ऑफ अ शिप मूविंग विथ अ स्पीड v2। तो अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल नहीं है, आपकी जो शिप है, ठीक है, शिप जो है वो खुद मूव कर रही है किस वेलोसिटी से, v2 से, और यहाँ से जिस बॉल को आप फेंक रहे हो अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी से फेंका है, v1 से। तो अगर आप दोनों मोशन को कंबाइन करोगे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कोई देखेगा इसको, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी होगी, और क्योंकि शिप के साथ साथ ये चल रहा था तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी होगी, तो फिर ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो एक तरीके से ये हो गया आपका ux और ये हो गया आपका uy, है ना। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आप देखोगे तो ये इस तरीके से मोशन करता हुआ यहाँ पर चला जाएगा, नाव भी आपकी कहाँ पर आ जाएगी, घूमते घूमते इतने टाइम में यहाँ पर आ जाएगी। ऐसा ही तो होता है, आप नाव के ऊपर किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हो तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं दिखाई देती, आपको पैराबोलिक पाथ नहीं दिखाई देता, बट अगर कोई ग्राउंड पे रख के देखेगा तो उसको वर्टिकल मोशन नहीं दिखाई देगी, उसको कैसी मोशन दिखाई देगी, पैराबोलिक। क्योंकि जितने टाइम में बॉल ऊपर जाके नीचे आ रही है उतने टाइम में आप जिस नाव के ऊपर सवार हो वो आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल मोशन कैसी नज़र आती है, प्रोजेक्टाइल मोशन नज़र आती है। तो आपसे कोई पूछेगी बताओ ये रेंज कितनी होगी, तो अब तो हमारे पास में आंसर है, रेंज होती है ट्वाइस ऑफ यू एक्स यू वाई डिवाइडेड बाई जी। हमें यहाँ पर यू एक्स कितना दे रखा है, v2, यू वाई कितना दे रखा है, v1 डिवाइडेड बाई जी। यही हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाना चाहिए, ट्वाइस ऑफ v1 v2 डिवाइडेड बाई जी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ a velocity u making an angle theta with the horizontal. At any instant its velocity v is at right angle to its initial velocity u. Then v कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें ऐसा कह रखा है कि शुरुआत में जो वेलोसिटी है वो कितनी है, u है, और कितने एंगल के ऊपर है, थीटा एंगल के ऊपर है। तो ये जो डायरेक्शन है ना इसको अपन आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं इस तरीके से। अब हमारी जो मोशन होगी वो तो कैसे होगी, वो तो पैराबोलिक पाथ के ऊपर होगी। तो एक पॉइंट तुम्हें ऐसा मिलेगा पैराबोलिक पाथ का, ठीक है, जैसे ये वाला पॉइंट ले लो, जिसके ऊपर जो वेलोसिटी होगी, ओवरऑल वेलोसिटी जो होगी, उसको अगर आप आगे एक्सटेंड करोगे तो ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर आपको दिखाई देगी। यहाँ तक की बात आ गई समझ में। तो उसी पॉइंट के बारे में हमसे बात करी जा रही है कि इस पॉइंट पर इसकी ओवरऑल वेलोसिटी v जो है वो कितनी होगी। अब देखो, अगर आप इसके दो कंपोनेंट लोगे तो एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल और एक कंपोनेंट आएगा वर्टिकल। ठीक है, यहाँ तक की बात आ गई। अगर ये एंगल थीटा है
और इसी वेक्टर के पैरेलल वेक्टर आप यहाँ पे ड्रॉ करते हो इस तरीके से, ठीक है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा। ओवरऑल एंगल आपका ये 90 डिग्री है यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि आपको बता रखा है कि ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। मैंने इसी वेक्टर को उठा के कहाँ पर शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर शिफ्ट कर दिया ताकि चीज़ें आसान हो जाए। तो अब हमारा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये वाला एंगल वापस से कितना हो जाएगा थीटा। तो इस v का थीटा डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो तो हो जाएगा v cos थीटा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा v sin थीटा। हमें पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो तो हमेशा u cos थीटा के इक्वल होता है। बस यहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। v की वैल्यू हो जाएगी u cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, दैट इज v इज इक्वल टू u cot थीटा, u cot थीटा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी होगी ना वो कितनी हो जाएगी u cot थीटा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। इसको आप डायरेक्ट रिजल्ट के तौर पर भी याद रख सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, तो आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको याद ही रख लेना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर उस पॉइंट पर जिस पे आपकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, उस पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू u cot थीटा के इक्वल होती है, इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय cot थीटा। किस टाइम पर होती है वो भी पूछा जा सकता है। अगर आपसे टाइम पूछा जाता तो हम क्या करते, किसी भी पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है ux, दैट इज u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय आई कैप प्लस ui कितना होता है u sin थीटा माइनस gt टाइम्स जे कैप। ये हमने देखा था ओवरऑल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी हमारी u cos थीटा टाइम्स आई कैप, y कंपोनेंट था u sin थीटा टाइम्स j कैप। अब हमें कह रखा है कि u एंड v ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए 0। डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो u cos थीटा को u cos थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस u टाइम्स gt टाइम्स साइन थीटा। ओवरऑल कितना हो जाना चाहिए 0। यहाँ से अगर आप u स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो u टाइम्स gt साइन थीटा ये आपको किसके बराबर दिखाई देगा u स्क्वायर, u से u भी चला जाएगा तो टाइम आ जाएगा आपका u अपॉन g साइन थीटा। इतने टाइम पर इसको भी एज अ फैक्ट आप ध्यान रख सकते हो, आपकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नजर आएगी इन प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट देखो फटाफट से, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज √3/2 टाइम्स द इनिशियल स्पीड u। तो हमें पता है हाईएस्ट पॉइंट पर जो स्पीड होती है वो कितनी होती है u cos थीटा होती है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कितनी दे रखी है √3/2 टाइम्स u। u से u कैंसिल आउट हो गया तो cos थीटा कितना होना चाहिए हमारा √3/2। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए 30 डिग्री हो जानी चाहिए। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। अब हमें जैसे थीटा मिल गया तो हम रेंज आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन ट्वाइस ऑफ थीटा, मतलब ट्वाइस ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाय g। तो ये हो जाएगा आपका u स्क्वायर साइन 60, साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 डिवाइडेड बाय जी। तो आपका आंसर आ जाएगा √3 u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। थोड़ा सा सुंदर तरीके से लिख दिया, √3 u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। आ रहा है सबको। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस। तो अब की बार हमें इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर की फॉर्म में दे रखी है। तो एक तरीके से हमारा ux हो जाएगा a एंड uy हो जाएगा b। हमें कह रखा है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डबल। तो रेंज कितनी दे रखी है, डबल ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेंड। तो डबल ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेंड। रेंज का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ ux uy अपॉन g, और हाइट का फॉर्मूला होता है uy स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। सबकी वैल्यू रखो तो ट्वाइस ऑफ ux की जगह रख सकते हैं a, uy की जगह रख सकते हैं b डिवाइडेड बाय g। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, uy की जगह b रखेंगे तो b स्क्वायर डिवाइडेड बाय g। g से g कट जाएगा, b से b भी कट जाएगा, तो b इज इक्वल टू 2a। ये रिलेशन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो हमें y और x के बीच का रिलेशन दे रखा है, मतलब हमें ट्रेजेक्टरी इक्वेशन दे रखी है। हमसे पूछा गया है कि बताओ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा। तो हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू √3x
माइनस जी डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर। और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी बाय 2 एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर अपन कंपेयर करेंगे तो हमें डायरेक्ट नज़र आ जाएगा कि टेन थीटा किसके इक्वल नज़र आ रहा है, √3 के इक्वल। डायरेक्ट कंपेयर करेंगे तो टेन थीटा किसके बराबर आ रहा है, √3 के इक्वल। यानी कि थीटा पक्का कितना होना चाहिए आपका, 60 डिग्री होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन, वरना बहुत सारे बच्चे इस तरीके के क्वेश्चंस छोड़ देते हैं। इसलिए कहता हूँ कि आप थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ोगे ना फिजिक्स को, आपको अलग नज़र आने लगेगी फिजिक्स। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, अगेन हमें ट्रेजेक्टरी इक्वेशन दे रखी है, हमसे पूछा गया है हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी। तो हमें y दे रखा है आपका 16 टाइम्स x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ पे अगर अपन y 16 टाइम्स x को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस एक्स, एक्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा, x अपॉन 64 बचेगा। और स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी क्या हुआ करती थी, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। तो डायरेक्ट कंपेयर करो r को 64 से, तो हमें रेंज वैसे ही मिल जाएगी, हमें कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। r कितना हो जाएगा आपका, 64 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ r इज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल देन ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड बाय इट इज। तो r हमारी क्या है, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम रेंज है। मैक्सिमम रेंज कब होती है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर। तो मैंने एक रिलेशन बताया था कि h जो होता है वो किसके बराबर होता है, r डिवाइडेड बाय 4 10 थीटा के इक्वल होता है। और थीटा की जगह जैसे ही 45 रखोगे तो ये कितना बन जाएगा आपका, r डिवाइडेड बाय 4 बन जाएगा। ये तो हमने डायरेक्ट भी देखा था, एक और बार देख लिया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखो, a projectile is thrown from a point in a horizontal plane such that its horizontal and vertical velocity components are this and this। ठीक है, तो हमें ux दे रखा है कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड, एंड uy दे रखा है 19.6 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हमने देखा था रेंज का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ ux ui अपॉन g। अगर हमें ux और ui वेक्टर फॉर्म में दिया जाता है या ux ui दिया जाता है तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 9.6। g की वैल्यू ले लो आप 9.8, 9.8 से 9.8 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 इंटू 6 करोगे 12, पावर चली जाएगी 1, 18 और 1 19, पावर चली जाएगी 1, तो 39.2 मीटर ये हमारी रेंज की वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, particle is projected with a velocity v so that its range on a horizontal plane is twice the greatest height attained। तो हमें रेंज कितना दे रखा है, twice of greatest height attained। if g is acceleration due to gravity then its range is, रेंज होगी कितनी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें एक रिलेशन पता था कि वैसे जो h है वो किसके बराबर होता है, वो होता है r डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स टेन थीटा। तो अपन इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो r किसके बराबर आ जाएगा, r डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स टेन थीटा। r से r कैंसिल आउट हो गया तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब अगर टेन थीटा 2 है तो हम ऐसा ट्राइंगल बना लेंगे, पहले भी हम कर चुके हैं। ये थीटा है, टेन थीटा 2 होने का मतलब है ये वाली साइड 2 और ये वाली साइड 1, तो ये वाली साइड हो जाएगी आपकी √5। तो आपसे कोई पूछे कि बताओ कॉस थीटा कितना होगा, आप बोलोगे सर 1 डिवाइडेड बाय √5। आपसे कोई पूछे बताओ साइन थीटा कितना होगा, आप बोलोगे सर 2 डिवाइडेड बाय √5। कोई पूछे ये कहाँ काम आएंगे, तो ये रेंज निकालते वक्त काम आएंगे। यू स्क्वायर ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी, ये हमारी रेंज होती है। साइन 2 थीटा को मैंने एक्सपेंड कर लिया। अब देखो हमारा आंसर कितना आएगा, यू स्क्वायर टाइम्स 2, साइन थीटा की जगह रख दिया 2 डिवाइडेड बाय √5 और कॉस थीटा की जगह रख दिया 1 डिवाइडेड बाय √5 डिवाइडेड बाय जी। √5 और √5 मल्टीप्लाई होकर 5 हो जाएंगे तो आ जाएगा 4 टाइम्स यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स जी। ये हमारा आंसर आ जाना चाहिए, 4 टाइम्स यू स्क्वायर या वी स्क्वायर, वी दे रखा है 4 टाइम्स वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स जी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन देखो, अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल वेलोसिटी दिस। तो इसमें नोट करो आपको वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन वेक्टर फॉर्म में दी हुई है, तो आपको पता पड़ गया कि ux का मतलब हो जाएगा 6 एंड uy का मतलब हो जाएगा 8।
जी हमें कितना दे रखा है 10 दे रखा है, और हमें पूछी गई है हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ यू एक्स यू आई डिवाइडेड बाई जी। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 10। 6 इंटू 2 करोगे 12, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 96 डिवाइडेड बाई 10। तो आपका आंसर आ जाना चाहिए 9.6 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री 8 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ वॉल, जस्ट टचेज the top of the wall and falls on the ground on the opposite side at a distance 4 meter from it. The height of wall is. तो बहुत सारे बच्चे इसके अंदर गलती क्या करेंगे, वो ये मान लेंगे कि जो वॉल है ना उसकी जो हाइट है वही मैक्सिमम हाइट है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो थोड़ा बहुत इस सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री 8 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल। तो ये हमारी एक वॉल है, ठीक है, और इसका जो फुट है इससे 8 मीटर की डिस्टेंस पर, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी दे रखी है आपको 8 मीटर्स दे रखी है। इतनी डिस्टेंस से प्रोजेक्ट किया जा रहा है 45 डिग्री के ऊपर, ठीक है। और कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है ये हमें नहीं पता, बट 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है ये हमें पता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हमें कहा गया है कि पार्टिकल जस्ट इसके टॉप मोस्ट पॉइंट को टच करता है एंड फिर जाके गिर जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से जाके कितनी दूर जाके गिरता है, एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड ऑन द अपोजिट साइड एट अ डिस्टेंस 4 मीटर। तो थोड़ा मैं अगर ढंग से डायग्राम को ड्रॉ करूँ ना, थोड़ा स्केल वगैरह के हिसाब से, तो डायग्राम थोड़ा सा प्रॉपरली ऐसा होगा। एक बार इसको दोबारा से मिटाना पड़ेगा। 8 मीटर थोड़ा सा दूर ले लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ से हम लोग 45 डिग्री के ऊपर फेंक रहे हैं u वेलोसिटी से, ये जा रहा है अपने हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पहुँच रहा है, ठीक है, और फिर नीचे उतरते टाइम पे जस्ट इसको इस तरीके से टच कर रहा है और अल्टीमेटली यहाँ से 4 मीटर की डिस्टेंस पर ये ग्राउंड को टच कर रहा है, ठीक है। तो अब आपको क्लियरली ये पता पड़ गया कि जहाँ से फेंका था वो 8 मीटर की डिस्टेंस पर है और जहाँ पर ग्राउंड को टच कर रहा है वो 4 मीटर की डिस्टेंस पर है। मैक्सिमम हाइट नहीं हो सकती, मैक्सिमम हाइट होती तो बिल्कुल बीचों बीच होती। लेकिन एक तरीके से हमें क्या दे दिया गया है, एक तरीके से हमें दे दिया गया है एक्स कोऑर्डिनेट। नोटिस करो, हमें ये वाला जो पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट दे दिया गया है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 8 मीटर्स, और हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। तो ये हाइट अगर अपन h ले लेते हैं तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, सिंपली h हो जाएगा। और हमें x और y के बीच का रिलेशन पता होता है बच्चों। क्या रिलेशन पता होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इसकी ओवरऑल रेंज कितनी होगी, तो रेंज आपको नजर आ रही है 8 + 4 दैट इज 12 मीटर। तो ये आपको रेंज भी पता चल गई है ना। तो आपके पास में एक फॉर्मूला था y = x tan थीटा टाइम्स 1 - x/r। देखो सारी चीजें आपके पास में है। x कोऑर्डिनेट है 8, थीटा है आपका 45 डिग्री टाइम्स 1 - x कितना है 8, और टोटल रेंज कितनी है 12। देखो क्वेश्चन तुरंत खत्म हो गया। तो ये हो जाएगा 8/12 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 2/3 लिख सकते हो, एंड 1 - 2/3 करोगे तो 1/3 बचेगा। तो 8 × 1/3 दैट इज 8 / 3 मीटर्स। ये आपकी हाइट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप क्रैक कर पा रहे हो ना, इसका मतलब आपको सच में प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उसकी बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग पैदा हो चुकी है। तो इसका कुछ राज नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, आपको बस केवल और केवल बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। सारी चीज़ें आपको दिखनी चाहिए, और वो प्रैक्टिस से भी आती है और कई लोगों को अच्छे टीचर से समझाने के बाद में भी आ जाती है। ठीक है, आपके पास में दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विथ अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर/सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है, क्योंकि ऐसा केस हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था। तो ये आपका टावर हो गया, ठीक है, और यहाँ से 30 डिग्री 50 मीटर/सेकेंड की स्पीड से फेंका जा रहा है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ठीक है, तो मैंने बताया था जब भी आपकी वेलोसिटी ना x में हो ना y में हो तो उसके दो कंपोनेंट ले लो। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा आपका 50 cos 30
यानी कि 50√3 डिवाइडेड बाय 2 और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा आपका 50 sin 30 यानी कि 50 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 25। तो दो कंपोनेंट्स हमारे पास में आ गए, y कंपोनेंट आ गया और x कंपोनेंट आ गया। और फिर मैंने आपको बताया था आप अलग अलग मोशन स्टडी कर सकते हो। अब हमसे बोला गया है द हाइट ऑफ द टावर इज 70 मीटर। ये हाइट हमें कितनी दे रखी है, 70 मीटर दे रखी है, बहुत अच्छी बात है। आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ थ्रोइंग विल द बॉल रीच द ग्राउंड। तो मैंने बताया था जब भी टाइम के बारे में पूछा जाए ना तो y डायरेक्शन के अंदर मोशन को एनालाइज करा करो। तो आप केवल और केवल मोशन इन y डायरेक्शन को एनालाइज करो। देखो आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है y डायरेक्शन के अंदर वो अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। y कंपोनेंट की बात कर रहे हैं अपन। आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव 10 हो जाएगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। आपको निकालना है टाइम, आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ थ्रोइंग। तो जब ग्राउंड को टकराएगा तो अल्टीमेटली पहले वो यहां पर था और घूमते 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 वापस से कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। तो इनिशियल पोजीशन ये हो गई, फाइनल पोजीशन ये हो गई। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ। और वाई डायरेक्शन में देखोगे केवल और केवल कितनी डेप्थ पर चला गया, ये 70 मीटर। तो -70 मीटर इसका ओवरऑल वाई डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। और आपको फाइंड आउट करना है कि टाइम कितना होगा। कौन सी इक्वेशन लग रही है, सेकंड इक्वेशन, -70 इज इक्वल टू u टाइम्स टी यानी कि 25 टाइम्स t, फिर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो माइनस आ जाएगा हाफ, a हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर। ये 2 से 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। रीअरेंज करोगे तो 5 टाइम्स टी स्क्वायर -25t -70 ये 0 के इक्वल आ जाएगा। 5 से कैंसिल आउट करोगे तो बचेगा टी स्क्वायर -5 टाइम्स टी -14 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को ब्रेक कर सकते हैं 7 इंटू 2, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर -70 एंड +2t। इन दोनों का प्रोडक्ट 14 के इक्वल है, -14 के इक्वल, और दोनों का सम जो है वो -5 के इक्वल है। एंड -14 इज इक्वल टू 0। तो t कॉमन ले लो, अंदर बचेगा t -7 एंड +2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा t -7 इज इक्वल टू 0। तो आइदर t की वैल्यू -2 आएगी तो टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी आपकी t की, दैट इज 7। तो यही आपकी करेक्ट वैल्यू होनी चाहिए। 7 सेकंड के बाद में आपको पत्थर जो है वो ज़मीन से टकराता हुआ नजर आएगा। अगेन नीट के अंदर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट जब भी पूछे जाते हैं तो रैंक डिसाइड करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 19.6 मीटर हाइट अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली if the line joining the point of the projection to the point where it hits the ground makes an angle of 45 degree with the horizontal, है ना, then the initial velocity of the ball is। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा सा अलग तरीके से इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो ये आपका कोई टावर है जो कि आपको दिया हुआ है, इसकी हाइट आपको कितनी दे रखी है, 19.6 दे रखी है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली यहां से प्रोजेक्ट किया जा रहा है पत्थर को, ठीक है। अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए इस तरीके से जाके ज़मीन से टकराएगा। अब ज़मीन से टकराएगा तो ऐसा कहा गया है कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जो मिलाने वाली लाइन है, मतलब ये वाली जो लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बनाती है, 45 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इससे आप रेंज निकाल लोगे। अब जब 45 डिग्री का एंगल बनाती है ना, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल हो जाती है, तो आपकी रेंज भी कितनी हो जाएगी, 19.6 मीटर हो जाएगी। आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 10 45 डिग्री जो होता है वो 1 होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर आपको पता है तो बेस आपको पता पड़ जाएगा। तो एक तरीके से हमें रेंज पता पड़ गई। अब अगर हमें रेंज पता पड़ गई तो फॉर्मूले के हिसाब से रेंज कितनी होनी चाहिए थी, तो फॉर्मूले के हिसाब से रेंज होती है u मल्टीप्लाइड बाय √2h अपॉन g। तो यहाँ से हमारे पास में u हमें फाइंड आउट करना है, और अब अपन आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, r स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर ट्वाइस ऑफ h अपॉन g।
तो यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई जी डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एच। तो रेंज की वैल्यू रखो 19.6, तो स्क्वायर करेंगे तो 19.6 मल्टीप्लाइड बाई 19.6। जी अपन कितना ले लेते हैं 9.8 ले लेते हैं डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एच यानी कि ट्वाइस ऑफ 19.6। 9.8 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रूट लोगे तो ऊपर तो बच जाएगा 19.6 और नीचे बच जाएगा 2, और जब इसको डिवाइड करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था यार, रेंज का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना था, बस रेंज हमें निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन जो दे रखी थी वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दी हुई थी। आगे चलते हैं। अ बॉम्बर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विथ a constant speed of 150 meter per second at a height of this. The pilot has to drop a bomb at the enemy target. At what horizontal distance from the target should he release the bomb? तो जैसे सपोज करो ये आपका कोई एरोप्लेन है, ठीक है ना, और यहां से आप एक बॉम्ब को ड्रॉप करते हो, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है ना, जिस वेलोसिटी से ये जा रहा है, ठीक है, वही वेलोसिटी इसकी भी हो जाती है ना। शुरुआत में तो इसी के अंदर रखा हुआ था, तो एक तरीके से हमें जो अपन हाइट से प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे वैसा ही क्वेश्चन होगा। तो ये सीधा नीचे नहीं गिरेगा, इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से यहां पर आकर गिरेगा, ठीक है। तो एट व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो हमें रेंज निकालनी है बेसिकली कि कितनी दूर जाके आपका टारगेट गिरेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। हमें हाइट दे ही रखी है, कितनी दे रखी है 78.4 मीटर दे रखी है, और हमारे पास में डायरेक्ट फॉर्मूला है रेंज का, u इज इक्वल टू यू आर इज इक्वल टू यू मल्टीप्लाइड बाई रूट 2h अपॉन जी। चलो सॉल्व कर लो। तो u तो हमें दे रखा है 150 मीटर पर सेकेंड, ट्वाइस ऑफ h हमने ले लिया 78.4 डिवाइडेड बाय ये ले लेते हैं अपन 9.8। अब 9.8 से कैंसिल आउट करके देखो तो आई गेस ये कैंसिल आउट हो जाएगा 8 टाइम्स, 8 इंटू 8 करोगे 64, पावर चली जाएगी 6, 8, 9, 7, हाँ, तो ये 8 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है। 8 इंटू 2 16, तो ये हो जाएगा 150, रूट ऑफ 16 हो जाएगा आपका 4, 15 इंटू 4 करोगे 0, 20 पावर 2 चली जाएगी 600 मीटर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विथ अ स्पीड ऑफ दिस फ्रॉम सम हाइट हमें नहीं दे रखी। At what time will its velocity makes 60 degree angle with the initial velocity? तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी किस डायरेक्शन के अंदर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर, 20 डिवाइडेड बाय रूट 3 टाइम्स आई कैप। और जिस इंस्टेंट पर बात कर रहे हैं उस इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी है, तो मैंने बताया था किसी भी टाइम पर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमेशा सेम रहता है यानी कि 20 रूट 3 टाइम्स आई कैप, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हो जाएगा आपका माइनस जी टाइम्स टी। जी हम कितना ले लें यहाँ पर 10 ले लेते हैं, अभी अपन जी रखते हैं, ठीक है ना। तो हमें पूछा है एट व्हाट टाइम, तो ये टाइम हमें निकालना है, ये आपका वाई कंपोनेंट हो गया टाइम्स जे कैप, ये आपकी उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी होगी। अब हमें ऐसा कहा गया है कि विल इट्स वेलोसिटी मेक्स 60 डिग्री एंगल विथ द वेलोसिटी। अब हमें पता है कि u डॉट v जो होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, u टाइम्स v टाइम्स कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम के इक्वल होता है ना। तो यहाँ पे भी हमें कुछ वैसा ही करना है, यहाँ पे हमें कॉस थीटा निकालना है, तो वो हो जाएगा u डॉट v, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 20 रूट 3 और 20 रूट 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। और gt को 0 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि एक तरफ j कैप का कॉम्पोनेंट है और एक तरफ का नहीं है, तो बेसिकली 0 ही आएगा। ये तो हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय u का जो मैग्नीट्यूड है वो तो आ जाएगा आपका 20 डिवाइडेड बाय रूट 3, है ना, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा आपका रूट 20 बाय रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 3 माइनस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। कुछ इस तरीके से आपके पास में ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। कॉस थीटा कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1 डिवाइडेड बाय 2 होती है, तो अल्टीमेटली हमारे पास में बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय रूट 3 टाइम्स रूट ऑफ
400 डिवाइडेड बाय 3 माइनस जी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 400 डिवाइडेड बाय 3। तो ये 2 से 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 से ये 40 रह जाएगा यहाँ पर, √3 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे √3 आ जाएगा, और दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर बचेगा 400 डिवाइडेड बाय 3 माइनस जी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। तो जी स्क्वायर टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 400 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1600 डिवाइडेड बाय 3। एक काम मैंने गलती कर दी, यहाँ पे प्लस आएगा, भाई मैग्नीट्यूड लेते ना तो हमेशा वो पॉजिटिव आता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव ले लो, तो ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव 1600 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 में से 400 गए तो बचेंगे 1200 डिवाइडेड बाय 3, और ये कैंसिल आउट होके हो जाएगा 400, मतलब जी मल्टीप्लाइड बाय टी आ जाएगा आपका 20, मतलब टी आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय जी, यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 2 सेकेंड्स। तो आफ्टर 2 सेकेंड्स जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के साथ में 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नीट के अंदर जनरली नहीं पूछे जाते बच्चों, ध्यान रखना, बट कभी कभार एक आध साल में कोई एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये रैंक डिसाइड करने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इनका सिंपल सा फंडा ये है कि आपके अंदर एक तो थोड़ा पेशेंस होना चाहिए, मतलब थोड़े से लेंथी हो जाते हैं क्वेश्चन, और दूसरा आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तब जाके आप आसानी से कर दोगे ऐसे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट देखो, अ बॉय वॉन्ट्स टू जंप फ्रॉम अ बिल्डिंग ए टू बी, हाइट ऑफ बिल्डिंग ए इज 25 मीटर, दैट ऑफ बिल्डिंग बी इज 5 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग्स इज 4 मीटर, assume that the boy jumps horizontally, then calculate minimum velocity with which he has to jump to land safely on building B। तो बेसिकली आपको क्या दे दिया गया है, आपको हॉरिजॉन्टल रेंज दे दी गई है, कितनी दे दी गई है, 4 मीटर, जो दोनों बिल्डिंग्स के बीच की डिस्टेंस है, और आपको हाइट भी दे दी गई है, 25 में से 5 को माइनस कर दो तो 20 मीटर आपकी हाइट हो गई, जो इफेक्टिव हाइट है ना। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, यू फाइंड आउट करना है। आपको पता है आर किसके इक्वल होता है, यू मल्टीप्लाइड बाय √2h अपॉन जी, तो स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर टाइम्स जी डिवाइडेड बाय 2h, यही किसके इक्वल हो जाएगा, यू स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। वैल्यू रख दो, तो रेंज हमें दे रखी है 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू अपन ले लेते हैं कितनी, 10 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ h कितना है आपका 20 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट हो गया तो u की वैल्यू आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। इस स्पीड से उसको कूदना होगा तब जाके वो सेफली लैंड कर सकता है, वरना वो पहले ही गिर जाएगा, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज दिस, इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी। तो हमें इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, इस वाले पॉइंट के ऊपर। तो इस वाले पॉइंट के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो सेम ही रहेगा, कितना रहेगा, 2 है, तो यहाँ पे भी 2 ही रहेगा, ट्वाइस ऑफ आई कैप। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में था, यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो साइन चेंज हो जाएगा, -3 टाइम्स जे कैप हो जाएगा। तो आपकी वेलोसिटी आ जाएगी ट्वाइस ऑफ आई कैप माइनस थ्राइस ऑफ जे कैप। डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हो, ट्वाइस ऑफ आई कैप माइनस थ्राइस ऑफ जे कैप। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलो, a projectile is fired from the surface of the earth with a velocity of 5 meter per second and angle theta with the horizontal, another projectile fired from another planet, तो planet change हो गया तो आपका gravitational acceleration change हो गया, with a velocity of 3 meter per second at the same angle follows a trajectory which is identical with the trajectory of the projectile fired from the earth. The value of acceleration due to gravity on the planet is, तो आप किसी भी एक चीज को कंपेयर कर लो, या तो रेंज को कंपेयर कर लो या फिर हाइट को कंपेयर कर लो, तो हम बोलेंगे कि अर्थ के ऊपर जो रेंज है, क्योंकि दोनों सेम ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर रहे हैं, तो अर्थ के ऊपर जो रेंज है वो प्लेनेट के ऊपर जो रेंज है उसके बराबर होनी चाहिए। अर्थ के ऊपर रेंज का फॉर्मूला हो जाता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, और यहां पर हो जाएगा आपका
u डैश स्क्वायर, एंगल तो आपका सेम रहा, यानी कि साइन 2 थीटा सेम एंगल के ऊपर फेंका गया था, डिवाइडेड बाय g डैश। तो साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा कैंसिल आउट हो गया, g डैश की वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर, u डैश स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन, सॉरी इसको थोड़ा सा मैंने ढंग से अरेंज नहीं किया, इसको ढंग से अरेंज कर लो। तो g डैश की जो वैल्यू है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगी u डैश स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय g डिवाइडेड बाय u स्क्वायर। चलो काम खत्म हो गया हमारा। u डैश मतलब जो दूसरा वाला प्लेनेट है वहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, g वैसे हमें कितना लेना है 9.8 जो अर्थ के ऊपर है, और u अर्थ के ऊपर वेलोसिटी कितनी थी 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25। तो इसको हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 9.8 करोगे तो 9 इंटू 8 करेंगे तो आ जाएगा आपका 72, पावर चली जाएगी 7, 81 और 7 88 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 25। सॉल्व करोगे तो 3 टाइम्स 75, 5 और 8 13 बचे 132, 5 टाइम्स 125 बचा 7, फिर चला जाएगा 2 टाइम्स बचेगा 20 और 8 35.28, ये आपकी वैल्यू 3.528 नॉट 35, 3.528 इसकी वैल्यू आ जानी चाहिए ना। कैलकुलेशन थोड़ा एक बार आप वापस से देख लेना, 3.528। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो बच्चों आप लोगों को ये एहसास हो जाना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम पे जो आपको डराया जाता है ना, वो केवल और केवल आपसे मोटी फीस वसूलने के लिए डराया जाता है। इस टॉपिक से ना तो कभी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना ही इसके ऊपर कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड कहा जा सकता है, क्योंकि यार ये तो बहुत आसान टॉपिक है, फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। तो आई होप आपको आज की क्लास के अंदर मजा आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय।